आईपीसी के दो सेक्शंस, सेक्शन 299 एंड 300 को लेकर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे डिसाइड करें कि किस केस में कौन सा सेक्शन यूज करना है। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियो में सांप सीढ़ी वाले गेम, जी हाँ सही सुना आपने, सांप सीढ़ी के खेल यानी स्नेक एंड लेडर गेम का सहारा लिया है। इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में सेक्शंस 299 एंड 300 के बीच के डिफरेंस को भी बताऊंगा और इन सारी बातों को सपोर्ट करने के लिए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया 1976 के रीजनिंग को ब्रीफली डिस्कस भी करूंगा। सांप सीढ़ी गेम को डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि आईपीसी के कंटेक्स्ट में कल्पेबल होमिसाइड जीनस यानी जाति है और मर्डर उसका स्पीसी यानी प्रजाति है। इसका मतलब ये है कि सारे मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हैं, पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। इसलिए अगर कल्पेबल होमिसाइड के लिए सफिशिएंट एविडेंस है तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि वो सारे सबूत मर्डर वाले ऑफेंस के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। अब मैं आपको स्नेक एंड लेडर गेम के इस न्यू वर्जन यानी नए प्रारूप के बारे में बता दूं, जिसमें प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक मेन खिलाड़ी है, 3 सीढ़ियां भी हैं और 6 सांप हैं। ये सारे सांप प्रोसिक्यूटर को काटने के बाद उसको सेक्शन 299(3) के साइड वाले बॉक्स में गिरा देते हैं। इस गेम की शुरुआत प्रोसिक्यूटर साहब से ही होती है, क्योंकि कोर्ट में क्रिमिनल केस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसिक्यूटर ही सबूतों को अरेंज्ड फॉर्म में कोर्ट के सामने पेश करता है। प्रोसिक्यूटर को जब ये महसूस होता है कि अब तो मेरे पास सेक्शन 299 के ऑफेंस के लिए सफिशिएंट एविडेंस है, तो सीढ़ी की मदद से सीधे सेक्शन 299 वाले लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब उसे ये भी एहसास होने लगता है कि ये एविडेंस सेक्शन 300 के ऑफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, तब वो एक और सीढ़ी की मदद से सेक्शन 300 वाले लेवल पे पहुंच जाता है। प्रोसिक्यूटर यहाँ बड़ा खुश है कि अरे अब तो एक्यूज्ड यानी अभियुक्त को मैं मर्डर की सजा दिलवाऊंगा, पर उसको ऐसा करवाने से पहले ये देखना होता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या नहीं। अब मान लो उसके पास सेक्शन 300 के लिए वीक एविडेंस है, यानी वो अगली बार में केवल एक ही स्कोर कर पाता है, तब उसको अगले बॉक्स वाला सांप काट देगा और वो सीधा सेक्शन 299(3) के साइड वाले बॉक्स में गिर जाएगा। लेकिन अगले चाल में जब उसके पास एक से ज़्यादा नंबर आते हैं, यानी आगे बढ़ने के लिए उसके पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, तो उसे सांप नहीं काट सकता और इस तरह वो आगे बढ़ता रहता है। बड़ी खुशी से वो जज को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि अब तो एक्यूज्ड मर्डर का ही दोषी है। पर आगे बढ़ते बढ़ते उसे ये पता चलता है कि अरे मेरे सामने तो अभी 5 जहरीले सांप हैं। ये जहरीले सांप और कुछ नहीं बल्कि सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं। इनमें से एक सांप ने भी अगर काट दिया तो प्रोसिक्यूटर फिर से सेक्शन 299 वाले लेवल पे आ जाएगा। अब इन सबसे बचने के लिए प्रोसिक्यूटर को एक छक्का मारने की जरूरत है, नहीं तो इससे कम स्कोर करने पे कोई ना कोई सांप तो उसे काट ही लेगा। अगर यहाँ पे वो 6 स्कोर कर लेता है तब कोर्ट भी एक्यूज्ड को मर्डर के चार्ज पे ही कन्विक्ट करता है। लेकिन 6 से कम स्कोर करने पे उसे कोई ना कोई सांप काट देगा और वो इस तरह सेक्शन 299(3) के साइड वाले बॉक्स में फिर से पहुंच जाएगा। अब चूंकि उसे राइट डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना है, तो उसको लॉ द्वारा कंसोलेशन यानी सांत्वना देने के लिए एक लंबी सी सीढ़ी दी जाती है, जिसे पकड़ के वो कोर्ट की मदद से एक्यूज्ड को सेक्शन 299 के अंडर ही कन्विक्ट करवा पाता है। ये प्रोसेस और कुछ नहीं बल्कि आर पुनैया केस में कोर्ट की रीजनिंग को आसान शब्दों में बताया गया है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि चलो ये तो समझ में आ गया कि एविडेंस होने पे किस तरह आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले ये कैसे डिसाइड किया जाए कि एक्यूज ने सेक्शन 299 या सेक्शन 300 के अंडर ऑफेंस किया है। क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, पर इसका आंसर उन दोनों सेक्शंस को ध्यान से पढ़ने पे ही मिल जाएगा। इसी बात को समझने के लिए मैं एक टेबल का यूज करूंगा, जिसे पुनैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज किया था। ये टेबल कुछ इस तरह का है। इस टेबल को देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इन दोनों सेक्शंस के फर्स्ट क्लॉज यानी पहले खंड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर ये पता चल गया है कि एक्यूज का इंटेंशन किसी दूसरे इंसान को जान से मारने का था, तो फिर एक्यूज को मर्डर वाले ऑफेंस के लिए ही ट्राई किया जाएगा। आगे बढ़ने पे हमें ये रियलाइज होगा कि सेक्शन 299 का सेकेंड क्लॉज सेक्शन 300 के सेकेंड और थर्ड क्लॉज के एनालॉगस यानी अनुरूप है। लेकिन इन तीनों क्लॉजेस के वर्ड्स को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि सेक्शन 299(b) और सेक्शन 300 के सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज में मेंस रिया यानी आपराधिक मन स्थिति में एक चेंज दिखाई देता है।
इसका मतलब ये है कि जब ये पता चल गया है कि एक्यूज का इंटेंशन ऐसी चोट पहुंचाने का है जिससे किसी का मरना लाइकली यानी संभाव्य है, तब हम सेक्शन 300 के सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्रीन से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स तो दोनों सेक्शन में सेम है, पर सेक्शन 300 के सेकेंड में एक्यूज को यह पता होता है कि उसके चोट पहुंचाने मात्र से ही किसी की मौत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 300 के थर्ड में एक्यूज ने विक्टिम को जिस एक्सटेंट तक इंजर्ड किया है, ऑर्डिनरीली यानी आमतौर पर किसी भी इंसान को मारने के लिए सफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि अगर एक्यूज को किसी की वीकनेस का नॉलेज नहीं है या उसने जो चोट पहुंचाई है उससे किसी इंसान की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर यानी प्रकृति के मामूली अनुक्रम में डेथ नहीं हो सकती थी, तो उस एक्यूज को सेक्शन 300 के अंडर ट्राई करने के बजाय सेक्शन 299 के अंडर ट्राई किया जाएगा। अब अगर और आगे बढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि सेक्शन 299C और सेक्शन 304 दोनों एक्यूज के नॉलेज से डील करते हैं। इसलिए एक्यूज के नॉलेज को सेक्शन 299C के टेस्ट से पास होने के बाद सेक्शन 304 में टेस्ट करेंगे कि उसके नॉलेज में यह बात थी या नहीं कि एक्यूज जो एक्ट कर रहा है वो इमिनेंटली डेंजरस यानी इतना आसन्न संकट है जिससे किसी के मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि कैसे पता किया जाए कि एक्यूज का इंटेंशन या नॉलेज सेक्शन 299 या सेक्शन 300 के इंटेंशन और नॉलेज से मैच करता है या नहीं। आपका ये क्वेश्चन पूछना तो बिल्कुल ही रेलिवेंट है, क्योंकि एक्यूज तो खुद को बचाने के लिए ये तो बताएगा नहीं कि मैंने किसी इंसान का खून किस इंटेंशन या नॉलेज के साथ किया है। इसलिए पुलिस, प्रोसिक्यूटर और कोर्ट को फैक्ट्स एंड एविडेंसेस की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किस टाइप का वेपन यूज किया गया है, कितने फोर्स का यूज किया गया है, विक्टिम के बॉडी के कौन से पार्ट को टारगेट किया गया है, गोली कितने दूर से चलाई गई है, कितने भयानक तरीके से एक्यूज की पिटाई की गई है, किसी तीसरे इंसान के मना करने के बावजूद एक्यूज ने पीटना कंटिन्यू रखा या नहीं, एक्यूज और विक्टिम के बीच पहले से कोई दुश्मनी थी या नहीं, एक्यूज विक्टिम को काफ़ी देर से फॉलो कर रहा था या उन दोनों की लड़ाई अचानक से हुई, और भी बहुत कुछ। यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि अगर वेपन शार्प एंड फैटल है यानी हथियार नुकीला और घातक है तो सेक्शन 300 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक मोटे डंडे से किसी को 10 से 20 बार नॉन वाइटल बॉडी पार्ट से मारा गया है तो सेक्शन 300 नहीं लगेगा। उस केस में भी सेक्शन 303 का यूज करके एक्यूज को मर्डर के लिए ट्राई किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उन इंजरीज से किसी की मौत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में हो सकती है। आप लोग ये पूछेंगे कि सेक्शन 299 और सेक्शन 300 में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस को तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इट्स स्पीसी। इसका मतलब ये भी हुआ कि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड का एग्रीवेटेड फॉर्म यानी हत्या आपराधिक मानव वध का खतरनाक रूप है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि मर्डर वाले ऑफेंस में एक्यूज के पास एक डिफिनिट नॉलेज होता है कि उसके एक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति का मरना निश्चित है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड वाले ऑफेंस में एक्यूज की नॉलेज इतनी डिफिनिट नहीं होती। थर्ड डिफरेंस की बात की जाए तो मर्डर के लिए एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम की सजा नहीं सुनाई जा सकती और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है। वहीं कल्पेबल होमिसाइड वाले केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास ही मैक्सिमम पनिशमेंट है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि सेक्शन 300 वाले ऑफेंस में किसी का मरना मोस्ट प्रोबेबल यानी बहुत ही ज़्यादा संभावित होता है, वहीं सेक्शन 299 के अंडर किसी के मरने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये कैसे पता किया जाए कि डेथ मोस्ट प्रोबेबल है या केवल प्रोबेबल है। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले आप लोगों को तीन वर्ड्स पॉसिबल, प्रोबेबल और मोस्ट प्रोबेबल के डिफरेंस को सेक्शन 299 एंड 300 के कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। पॉसिबल का मतलब ये कि एक्यूज के एक्ट से किसी दूसरे के मरने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, वहीं प्रोबेबल वाले केस में मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और फाइनली मोस्ट प्रोबेबल वाले केस में मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम सेक्शन 299 के येलो कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें केवल लाइकली वर्ड का यूज किया गया है जो प्रोबेबली वर्ड के एनालॉगस है। वहीं सेक्शन 302 में लाइकली को नोज के साथ यूज किया गया है, वहीं थर्ड क्लॉज में सफिशिएंट वर्ड का यूज किया गया है और फोर्थ क्लॉज में मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 300 वाले केस में
डेथ विल इंस्यू इन ऑल प्रोबेबिलिटी एंड इट इज प्रैक्टिकल सर्टेनिटी, यानी किसी का मरना तय और व्यवहारिक रूप से निश्चित है। अब आप लोग पूछेंगे कि नहीं, आप लोग अब पूछिए मत, बल्कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को सजेस्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।